जब तक समान नागरिक संहिता नहीं होती है तब तक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। हम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं है, नहीं तो अब तक नागरिक संहिता लागू हो जानी चाहिए थी। बाबा साहब ने यही कहा था कि अब हमको अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते, अब जो कुछ करेंगे हम लोग करेंगे। जब चीज़ों में समानता ही नहीं है तो हम एकजुट कैसे रह सकते हैं। और जब भी कभी विवाद हुआ है तो उसमें चीज़ें उलझी हैं। राम मंदिर के लिए ये विषय उठना कि वहाँ के चढ़ावे में चोरी हुई, तो इससे लाभ मिलता है भविष्य के लिए, क्योंकि हम तो अनंत काल का यह देश है। तो चोर तो जगह छोड़े बिना मानते नहीं हैं, चूहे कहीं भी घुस जाते हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है विधायक गोपाल शर्मा जी। जब एक सियासी शख्सियत साथ में बैठी हो तो राजनीति की बात होना लाजमी, और आप तो पत्रकार रहे हैं तो मेरे अंदर की जो उत्सुकता है वो आप बेहतर ढंग से समझते होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सर, यूसीसी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। गोपाल जी के नज़रिए से, न सिर्फ एक नेता के नज़रिए से बल्कि बतौर एक पत्रकार रहे हुए उस अनुभव के नज़रिए से क्या कुछ समझते हैं इसको लेकर आप? नहीं, हमारे संविधान का जो मूल है वही समानता में निहित है, और जब तक समान नागरिक संहिता नहीं होती है तब तक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ये तो हम जितना भी विलंब कर रहे हैं, हमारे संविधान निर्माताओं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे देश के समर्पित नेताओं की अपेक्षा के ऊपर हम खरे नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ के लिए वर्ष निर्धारित किए थे, हर एक चीज़ के लिए उम्मीदें की थी कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस तरह से सफलता प्राप्त करेगी। हम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं हैं, नहीं तो अब तक नागरिक संहिता लागू हो जानी चाहिए थी। तो आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस इस हद तक हमारी अविश्वास? कमजोरी है, वजह हमारी कमजोरी है। हमारी का मतलब कोई मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम उस देश की बात कर रहे हैं जिनको जब स्वतंत्रता मिल गई तब बाबा साहब ने यही कहा था कि अब हमको अंग्रेज़ों को दोष नहीं दे सकते, अब जो कुछ करेंगे हम लोग करेंगे। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया था कि अगर हम एक रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक कैसे रहें जब समान नागरिक कानून ही नहीं है, जब चीज़ों में समानता ही नहीं है, तो हम एकजुट कैसे रह सकते हैं। तो ये हमारी कमी है। देश को इसके प्रति जागरूक रह करके और सर्वसम्मति से ऐसे विषय लाने चाहिए जैसे कि सर्वसम्मति से हमारा संविधान बना। एक और काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है पांचना बांध का, क्योंकि एक तरीके से उपलब्धि के तौर पर और आम जनता की राहत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। गोपाल शर्मा इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजस्थान का पानी का विषय, उसमें भी सिंचाई का विषय, ये सब कभी भी विवाद के विषय नहीं हो सकते हैं। और जब भी कभी विवाद हुआ है तो उसमें चीज़ें उलझी हैं। हम जितना भी इस समय सदुपयोग कर सकें, जैसे आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में सड़कों का जाल सारे देश में फैला और अब उससे और आगे का स्वरूप भी सामने आया है, उसी तरह से उनका सपना था कि सारी नदियां जुड़े। तो छोटी बड़ी मौसमी ये नदियों का जुड़ना ही ये सब चीज़ों को, बांधों को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो हमारे राजस्थान के लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ समय है, क्योंकि भजन लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से अपने रामजल लिंक परियोजना शुरू हुई है, या यमुना नदी का समझौता हुआ है शेखावाटी क्षेत्र के लिए, या और भी संभागों के अंदर चंबल में और इधर काफ़ी कुछ चीज़ें आगे बढ़ी है, वैसे ये विषय है। इन सबको सर्वसम्मति से, सामूहिक इच्छा शक्ति से न केवल स्वीकार करना चाहिए बल्कि ये सोचना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक हम किसी भी तरह के विवाद से दूर रह करके राजस्थान को भारत का अग्रणी राज्य, विश्व का प्रमुख राज्य, और हम उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जिनके लिए हमारे शहीदों ने, हमारे वीरों ने कुर्बानियाँ दी। गोपाल जी, आप सनातन में इतना विश्वास रखते हैं, उसकी शौर्य गाथा आप दुनिया में बताते हैं, आपके वक्तव्यों में भी वो चीज़ नज़र आती है। लेकिन इस वक्त, इस क्षण राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो ये चंदा और इन सब चीज़ों का मामला है, इसको आपने लगता काफ़ी संवेदनशील और ख़ास तौर पे किसी की श्रद्धा, किसी की भक्ति के साथ ये खिलवाड़ के तरीके से पेश किया जा रहा है? देखिए, अपने यहाँ कई बार चीज़ें प्रतीक बन जाती हैं, उसका लाभ मिलता है हमेशा। जैसे राम मंदिर के लिए ये विषय उठना कि वहाँ के चढ़ावे में चोरी हुई, तो इससे लाभ मिलता है भविष्य के लिए,
क्योंकि हम तो अनंत काल का यह देश है। लेकिन इसके लिए अगर हम ये सोचें कि चोरी को राजनीति से जोड़ दिया जाए या चोरी को संगठन से जोड़ दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। भारत के अंदर पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज में चोरी का निदान नहीं होता या अपराधी नहीं पकड़े जाते तो वो चोरी है। तो चोर तो जगह छोड़े बिना मानते नहीं हैं, चूहे कहीं भी घुस जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कुछ चूहे राम मंदिर के अंदर घुस गए तो उसका क्या इलाज है? उनको बाहर किया जाए, पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, उनको दवा दी जाए, उनको पिंजरे में बंद करके जंगल में छोड़ दिया जाए। जंगल का मतलब जेल में छोड़ दिया जाए। लेकिन उसके लिए अगर हम किसी सिस्टम को दोषी ठहराते हैं, अगर हम ये कहने लग जाएं, जैसे अभी मैंने एक आदमी का सुना, मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया, बोले भाजपा वाले चोरी कर रहे हैं। तो भाजपा वाले चोरी कर रहे हैं तो भाजपा के तो सदस्यों की संख्या 10 करोड़ है, उनको चोरी करने की क्या ज़रूरत है? भाजपा वाले फिर क्यों जा कर के बलिदान देते राम मंदिर के लिए? क्यों ढांचे के ऊपर खड़े होकर के भगवा ध्वज लहराते और सारे हिंदू संगठन, देश का हिंदू समाज, देश के नागरिक मिल कर के जो उन्होंने किया वो तो बाबर को जवाब देना था। तो क्या बाबर को जवाब इस बात के लिए दिया गया कि वहाँ से कुछ पैसों की चोरी हो जाए, कुछ रुपयों की चोरी हो जाए या 100 करोड़ की चोरी हो जाए? तो चोरी होना एक चोरों की स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जो शासन करने वाले लोग हैं, जिनको चोरों को रोकना है, उनका ये कर्तव्य है कि कड़ाई से उसको रोका जाए। और हम कड़ाई भी बरतें हैं और लोगों को पता भी नहीं चले उस कड़ाई का, उसमें भी कहीं ना कहीं लोग अर्थ लगा लेते हैं। तो इसलिए राम मंदिर के अंदर जिसने भी जो भी किया है उसको न केवल कटघरे में होना चाहिए बल्कि वह नज़र भी आना चाहिए। आपको मैं बताऊं, ऐसी कोई जगह नहीं है बड़ी जहां पर चोरियां नहीं हुई हो। एक का मैं साक्षी हूं, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ जो हैं इस समय, उनके चारों तरफ सोने का अर्घा था। चोर अर्घा काट करके ले गए रात को। अब बताइए, राम मंदिर में चुपचाप अपने जुराब के अंदर या पैंट में या जूतों में पैसा लेके जाना ज़्यादा खराब है, खतरनाक है कि भगवान शिव, विशेश्वर शिवलिंग का सोने का अर्घा ही काट करके ले गए? वो ज़्यादा खतरनाक है। उस समय कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन हम इसके लिए राजनीति को दोषी नहीं ठहरा सकते। राजनीति के अंदर अगर कहीं कमजोरी है काम करने में, उसको दोषी ठहरा सकते हैं। और भारत की जनता इतनी जागरूक है कि कुछ चीज़ों में वो परहेज नहीं करती, वो पूरा जवाब देती है। जैसे युद्ध के अंदर जब जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे तो लोगों को बिना जूतों के और हिमालय पर चढ़ करके लड़ना पड़ा, तभी चीन से हार गए। तो चाहे कितने ही वर्ष बीत जाए, लोगों को वो घटना याद रहेगी। तो ऐसे हमारे यहाँ पकड़ लेते हैं कि राम मंदिर के में चोरी हुई थी। इसी तरह तिरुपति बालाजी में चोरी हो चुकी है। तिरुपति बालाजी जैसा प्रबंध तो भारत के अंदर कहीं का हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे हम उसको ढक नहीं सकते। चोरों को ये महसूस होना चाहिए कि उन्होंने जो किया है उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे वो किसी भी जगह के हों। और अब जो नए संकेत आ रहे हैं कि क्या ऐसे हालात पैदा किए गए कि वहाँ चोरी हो? क्या ऐसे राजनीतिक समीकरणों ने भूमिका निभाई कि राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने के लिए वहाँ कोई कांड करवाया जाए जिससे बदनामी हो? ये और भी खतरनाक है। लेकिन निश्चित रूप से भारत का कानून, भारत की सरकार और भारत की आम जनता सबसे बड़ी, वो जिस चीज़ को स्वीकार नहीं करती वो नहीं करती। एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरे संवाद को समाप्त करना चाहूँगा। क्या लगता है 31 तारीख जुलाई पंचायत चुनाव के लिए आप लोग तैयार हैं, या चुनाव हो भी पाएंगे कि नहीं इस तारीख तक? इसके लिए तो क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। चुनावों की तो निश्चित डेट होनी चाहिए, एक साथ चुनाव हों इसकी कल्पना की गई है। लेकिन समस्या ये आती है कि उसमें कई रास्ते खुल जाते हैं, तो कोर्ट की गुंजाइश बन जाती है। और हमारे दल भी जो है ना, वो कितनी ही बात करें,
वो उसके लिए उतने लागू करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। जैसे सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ तो कांग्रेस बात करती रहती है कि पंचायत के चुनाव टाले जा रहे हैं, निकाय के चुनाव टाले जा रहे हैं। आज तक कभी जुलूस निकाली क्या कांग्रेस ने इसके खिलाफ? वो तो कहती है कि आप डरते हैं शायद इसलिए चुनाव। कह रहा हूँ कि हम तो डरते हैं। मान लीजिए आप क्या करते हैं? आप तो बिल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, जनता के अंदर आप वास्तव में उस चीज़ को मुद्दा बनाना चाहते हैं क्या? और नहीं तो खाली बस अपनी बातें करते रहो, राजनीतिक बातें करते रहो, बयानबाजी करते रहो और आगे निकल जाओ। कांग्रेस ने 17 बरस तक पंचायती चुनाव नहीं करवाए थे। 17 बरस तक। जब भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पंचायती चुनाव करवाए। उस समय पंचायत के द्वारा हर व्यक्ति को जो पैसा दिया जाता था वो 4 आने था। एक आदमी के लिए 4 आने। और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, भैरव सिंह जी अभी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने 2.25 रुपए किए प्रति व्यक्ति। अब वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस की चुनावों के प्रति निष्ठा है, अगर निष्ठा होती तो इमरजेंसी क्यों लगती? निष्ठा होती तो लोकसभा का कार्यकाल क्यों बढ़ा देते? तो कोई भी चीज़ कहने के लिए उसका ईमानदार होना और ईमानदारी के लिए प्रतिबद्ध होना, ये दोनों जरूरी है। कांग्रेस का आचरण कहीं भी इस तरह का नहीं है कि उसकी इच्छा रह गई है कि वो लंबे समय तक शासन करना चाहती हो, राजनीति में रहना चाहती हो, या उसका मन हो कि हम देश के लिए संघर्ष करें। सत्ता पक्ष की तरफ से अगर कोई भी कमी दिखाई देती है तो उसके लिए हम आगे आएं। कांग्रेस की इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। जैसे किम कर्तव्य विमूढ़ होता है व्यक्ति, उसको ये होश नहीं रहता कि मेरा कर्तव्य क्या है, उसी चीज़ में कांग्रेस फंसी हुई है। तो सबसे पहली तो ज़रूरत ये है कि वह राजनीतिक दल के रूप में जिंदा रहे। गांधी जी तो चाहते थे नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस को ही नहीं रहना चाहिए, मरने से एक दिन पहले लेख लिख करके गए। लेकिन इस समय की जो स्थिति है उसमें कहीं भी कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती कि वो एक राजनीतिक दल के रूप में ज़्यादा काम करने की इच्छुक हो। तो जब आदमी जगा हुआ सोने का नाटक करे तो उसका क्या उपाय है? आप ये देख लीजिए कि स्थिति यहाँ तक है, कभी भी आपने किसी भी कार्यक्रम के अंदर कांग्रेस के संस्थापक की फोटो देखी है क्या? इसलिए कि कांग्रेस के संस्थापक एओयूम क्रांतिकारियों को फांसी देने के लिए जवाबदेह थे। तो आप पूछिए कि आपके कभी भी इतने कार्यक्रम होते हैं, आप कभी फोटो लगाते हैं क्या? वो कहेंगे नहीं लगाते हैं, लगा नहीं सकते। दूसरी चीज़ है, हम लोगों ने बहुत सा ऐसा समय देखा है, सरदार पटेल को कांग्रेस अपना नहीं मानती थी, अपने ये जो हैं सुभाष चंद्र बोस को अपना नहीं मानती थी, गांधी जी तक को सार्वजनिक रूप से होर्डिंग्स में जगह नहीं देते थे, खाली एक परिवार को दिखाती थी। तो उसका नुकसान ही हुआ है। अब सबके लिए कहना पड़ता है कि ये भी हमारे थे, ये भी हमारे थे, ये भी हमारे थे। तो इसलिए कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना इसलिए थोड़ा सा गंभीर लगता है क्योंकि विपक्ष की भूमिका हमेशा रहनी चाहिए। विपक्ष का मतलब है एक जिम्मेदार विपक्ष, एक सरकार के कार्यों के प्रति सतत निगाह रखने वाला समूह। वो इच्छा शक्ति कांग्रेस की खत्म हो गई, केवल वो बयानबाजियों तक सीमित रह गए हैं और उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल शर्मा जी, पंजाब केसरी राजस्थान से बात करने के लिए धन्यवाद।